हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9 का चौथा अध्याय, जिसमें हम जलवायु के पार्ट फर्स्ट को देखेंगे। क्योंकि चौथा अध्याय आपका काफ़ी लंबा है, इसलिए हमने इसकी वीडियो को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है। आज हम जलवायु की समरी से रिलेटेड पोर्शन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इससे पिछले दो अध्यायों में आप हमारे देश की स्थलाकृतियों एवं अपवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में आज हम जलवायु का अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए स्थलाकृति, अपवाह और जलवायु तीनों मूल तत्व माने जाते हैं। क्या क्या मूल तत्व माने जाते हैं? स्थलाकृति, अपवाह और जलवायु। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, भारत की जलवायु। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, अतः मई का महीना गर्म एवं असुविधाजनक क्यों होता है, या जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए जलवायु क्या होती है। एक विशाल क्षेत्र में लंबी समय अवधि यानी 30 वर्षों से अधिक में मौसम की जो अवस्था होती है, उसकी विविधता होती है, उसको कुल टोटल योग जलवायु कहलाता है। देखिए, महीनों की औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष यानी कि एक पूरी ईयर को हम ग्रीष्म में, शीत ऋतु में, वर्षा जिसे मानसून कहते हैं, आदि ऋतुओं में विभाजित किया गया है। भारत में अगर मौसम की बात करें दोस्तों, तो भारत में मौसम की 4 प्राथमिक अवस्थाओं को मान्यता दी गई है। जैसे ग्रीष्म ऋतु को जो मार्च से जून तक आता है, मानसून का महीना जो जून से लेकर के सितंबर तक रहता है, आपकी शरद ऋतु जो अक्टूबर और नवंबर में आती है, सर्दी की बात करें दिसंबर से लेकर के आपकी फरवरी तक रहती है। ओके दोस्तों, मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को दिखाता है। अब देखिए मौसम तथा जलवायु के तत्व। अब देखिए, जैसे कि तापमान है, तापमान से मौसम का पता पड़ता है। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब से हवा की गति और किस जगह पर बरसात होगी ये निर्धारित होता है। पवने यानी कि हवा, आर्द्रता तथा वर्षण, वर्षण यानी कि वर्षा। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में कई बार बदलती है। आप कभी कभी आप देखते हैं, आप सुबह उठे, सूरज निकल रहा है, अर्ली मॉर्निंग हुई है, उसके थोड़ी देर बाद देखा आपने बादल हो रहे हैं, फिर उसके जस्ट थोड़ी देर बाद देखा आपने कि घनघोर बादल छा और बारिश होने लगी, फिर आफ्टरनून तक आते आते आपने देखा कि बादल पूरे छट गए और धूप निकलने लगे। तो ये सारी मौसम की अवस्था एक दिन में काफ़ी बदलती हुई आपने देखी होगी। लेकिन फिर भी दोस्तों, कभी कभी ऐसा रहता है कि कुछ सप्ताहों तक, कुछ महीनों तक मौसम समान बना रहता है। ओके दोस्तों, वायुमंडलीय अवस्था यानी कुछ सप्ताहों तक भी समान बनी रहती है, कुछ महीनों तक भी समान बनी रहती है। यानी कि आपने देखा होगा मानसून के मौसम में बरसात कभी कभी 7-7 दिन तक झड़ी बना करके बरसती है, और जब ओस पड़ती है सर्दियों में, तो ओस आपकी महीने महीने भर तक ओस पड़ती रहती है। ओके दोस्तों, जिसे चिल्ले जाड़े बोलते हैं। सर्दियों में चिल्ले जाड़े में 40-40 दिन तक ओस पड़ती है और सूरज नहीं निकलता है। देखिए, जैसे गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। ये चार सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा दी है। देखिए, आगे देखते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर पूरी साल है उसको ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में विभाजित किया गया है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मानसून। मानसून शब्द की उत्पत्ति के बारे में काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों, काफ़ी कंपटीशन के एग्जाम में। तो देखिए, मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है आपकी अरबी भाषा के मौसम से हुई है, जिसका जो शाब्दिक अर्थ मौसम होता है। अब देखिए, मानसून का अर्थ क्या है? मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन क्या कहलाता है? मानसून कहलाता है। अब देखिए, भारत की जलवायु के संदर्भ में और चीज़ें जानते हैं। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि एशिया में इस प्रकार की जलवायु हमारी जो है मुख्य रूप से भारत में पाई जाती है। और अगर पूरी एशिया की बात करें, एशिया महाद्वीप की, तो दक्षिण और पूर्व में पाई जाती है। ओके दोस्तों, और अगर दक्षिण पूर्व की अगर बात करें, तो दक्षिण की तरफ हमारा भारत भी आ जाता है, और दक्षिण पूर्व में थाईलैंड आ जाता है, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, मलेशिया और फिलीपींस आदि ऐसे देश हैं जिनकी जलवायु मानसूनी है। और इन देशों में दोस्तों ग्रीष्मकालीन मानसून के कारण जून से सितंबर तक भारी वर्षा होती है, जैसे कि भारत में होती है। ओके दोस्तों,
सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नता है। आपने देखा होगा हमारे देश में कहीं पर ज़्यादा बारिश पड़ती है, कहीं पर कम बारिश पड़ती है। जैसे कि आपने देखा होगा रेगिस्तान का जो क्षेत्र राजस्थान का, वहाँ पर काफ़ी कम बारिश पड़ती है, और जबकि उत्तरी मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी बारिश पड़ती है। ओके दोस्तों, जो कि हमारी कृषि के लिए आवश्यक होती है। अब देखिए तापमान की बात करें, गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकता है। हमारा जो सिर होता है ना दोस्तों, ये एकदम उबलने लगता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर, अगर हम प्योर धूप में खड़े हुए हैं तो। और जबकि दोस्तों जम्मू कश्मीर के पहलगाम, आपने सुना होगा पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अब दोस्तों सर्दी की रात जम्मू कश्मीर में द्रास एक जगह है, क्या है दोस्तों, द्रास, द्रास एक जगह है, वहाँ का तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। जबकि तमिलनाडु में तिरुवनंतपुरम एक जगह है, वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है। यानी कि तापमान में भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न प्रकार का अंतर देखने को मिलता है। ओके दोस्तों, अब देखिए कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें रात एवं दिन के तापमान में बहुत अंतर होता है, जैसे कि थार का मरुस्थल। दोस्तों मरुस्थल की जो मृदा होती है, मिट्टी जो होती है, उसके अंदर एक क्वालिटी होती है एब्जॉर्ब करने की, यानी कि दूर सूरज की किरणें पड़ेंगी तो एकदम गर्म हो जाएगी, और गर्म भी इतनी तेज कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंच जाएगी। और रात को जब चंद्रमा की शीतलता पड़ेगी तो एकदम ठंडी होने लगती है वो। ओके दोस्तों, तो देखिए ये ऐसे क्षेत्रों के अंतर्गत आता है जिसमें रात एवं दिन के तापमान में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। थार का मरुस्थल जो राजस्थान में स्थित है, में दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, जबकि उसी रात ये नीचे गिरकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर अगर भारत के राज्य केरल या आपके केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करें, तो इनमें दिन तथा रात का तापमान लगभग समान ही रहता है, यानी कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता है। उम्मीद है आप ये सारी चीज़ समझ गए होंगे। आगे देखते हैं तापमान के बारे में। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों में तापमान में अंतर कम होता है। अब तटीय क्षेत्र कौन से हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैंने यहाँ मैप भी लगाया है। देखिए ये जो क्षेत्र है ये आपका पूर्वी तट है, और ये क्षेत्र आपका पश्चिमी तट है, जो ग्रीन से दिखाया गया है। ये भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि तटीय क्षेत्रों में तापमान में अंतर कम ही रहता है, कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं आता है तापमान में। देश के आंतरिक भागों की बात करें, जैसे कि आप उत्तर के जो मैदानी क्षेत्र हैं और दोस्तों जो बीच का भाग है प्रायद्वीप वाला, तो इनकी अगर हम बात करें तो उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पश्चिम से पूरब की ओर, यानी पूरब से पश्चिम की ओर घट जाती है। किस ओर से किस ओर घट रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरब से पश्चिम की ओर घट रही है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ, यानी पूरब इस दिशा में है आपका, पूरब से पश्चिम की ओर, यानी उत्तरी क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है और जो मरुस्थलीय क्षेत्र यहाँ पर काफ़ी कम वर्षा देखने को मिलती है। ये विभिन्नताएं लोगों के जीवन में डिफरेंट यानी विविधता लाती है, क्योंकि इस अकॉर्डिंग दोस्तों कृषि होती है और लोग बाग जहाँ जनता वहाँ रहना पसंद करती है जहाँ जीवन के लिए अनुकूल साधन मिलते हैं, और सबसे अनुकूल साधन जल है, जिससे कि खेती होती है, सारे रोजगार व्यापार सब उस पर डिपेंड करते हैं। ओके दोस्तों, भोजन है, वस्त्र है, घरों के प्रकार, ये विभिन्नता इन सारी चीज़ों में देखने को मिल सकती है। अब वर्षण देखिए, यानी बारिश, वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता है। दोस्तों कहीं पर आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बरसात होती है, कहीं पर कम मात्रा में बरसात होती है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बरसात पाई जाती है। हिमालय में जो वर्षण यानी कि वर्षा होती है अधिकतर हिम के रूप में होती है। हिम यानी कि बर्फ़ के छोटे छोटे कणों का बरसता रहना। हिम यानी कि वो छोटे छोटे कण जो होते हैं बर्फ़ के, वो बरसते रहते हैं हिमालय के क्षेत्र में, उसके कारण वहाँ पर वर्षा होती है। शेष जो भाग है या वर्षा के रूप में होती है, पानी के रूप में होती है। और वार्षिक यानी कि ईयरली वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर के अंतर्गत रिकॉर्ड की गई है। अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की और हमारे पश्चिमी राजस्थान की, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, यानी बहुत ही नाम मात्र की वर्षा होती है। और अगर बात करें कि राजस्थान के थार मरुस्थल का क्षेत्र है, उसे 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। दोस्तों जब हम इसका भौगोलिक अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम वर्षा
रिकॉर्ड की जाती है। देखिए, देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे कि आपके तमिलनाडु तट जो है वहाँ पर अधिकतर वर्षा आपकी अक्टूबर और नवंबर में रिकॉर्ड की जाती है। ओके फ्रेंड्स, एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि हिमालय जो है, जो हिमालय में जो वर्षण होता है, यानी कि हिमालय की वृष्टि छाया में, जो हिमालय वृष्टि छाया में स्थित होने के कारण या 10 सेमी जितनी कम वर्षा होती है। अब वृष्टि छाया का मतलब है कि हिमालय पर्वत की एक तरफ स्थित होने के कारण वह क्षेत्र कम बारिश वाला और शुष्क हो जाता है। ओके दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान का एक क्षेत्र है या जिला है जैसलमेर। जैसलमेर जैसे इलाके में औसत वार्षिक वर्षा 100 मिलीमीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। और एक जगह है यहाँ पर कटरा सम जैसलमेर, जहाँ पर काफ़ी कम वर्षा होती है, 10 सेंटीमीटर से भी कम, क्योंकि ये एक रेगिस्तानी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। और राजस्थान के संदर्भ में एक इम्पोर्टेंट बात और बताऊं दोस्तों, राजस्थान में क्या होता है, घरों में मोटी दीवारें जो बनाई जाती हैं, कि जो मोटी दीवारें होती हैं वो गर्मी को अंदर आने से रोकती हैं और घर को ठंडा रखती हैं। और दोस्तों, जो बहुत अधिक बारिश वाले क्षेत्र होते हैं जैसे कि तराई क्षेत्र तथा गोवा और मैंगलोर में ढलान वाली छतें होती हैं। ऐसी ढलान वाली छतें क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि दोस्तों ढलान वाली छतों से बारिश का पानी आसानी से नीचे बह जाता है, इसलिए उन क्षेत्रों में ढलान वाली छतें बनाई जाती हैं। इसी प्रकार दोस्तों, बारिश के कारण असम जो है हमारा भारत का राज्य, असम में भारी बारिश और बाढ़ से बचने के लिए घर पर बांस के खंभों के जो बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं, घर बांस के खंभों के बनाए जाते हैं। और ये खंभे घरों को जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर उठाते हैं, जिससे बाढ़ का पानी घरों में प्रवेश नहीं कर पाता है। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, जलवायु नियंत्रण क्या है? जलवायु नियंत्रण, इसका मतलब है किसी क्षेत्र की में जो तापमान है, आर्द्रता है, हवा की गुणवत्ता को नियंत्रित करना, जो विभिन्न प्राकृतिक और मानवीय कारकों पर निर्भर करता है। ओके दोस्तों, आप देख सकते हैं किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 मुख्य कारक होते हैं: अक्षांश, तुंगता, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धारा और उच्चावच। अब देखिए, पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा यानी कि सूरज की ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं होने वाली है। सूरज की ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है, क्योंकि दोस्तों जहाँ सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं वहाँ सूरज की ऊर्जा सीधी जाती है। जैसे कि अगर हम पृथ्वी की बात करें, पूरी पृथ्वी को हम यह बना लें, अब आप देखिए, जब पृथ्वी इस तरफ होगी और सूरज यहाँ पर निकल रहा होगा तो पृथ्वी की सीधी रोशनी आपकी भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र पर पड़ेगी, और उसके बाद यहाँ पड़ेगी अक्षांशों पर। जो लास्ट का अक्षांश होगा उस पर सबसे कम पड़ेगी, यानी कि सूरज की सबसे तिरछीकरण होगी, तो लास्ट वाले पॉइंट पर आपके अक्षांशों पर, चाहे वो उत्तरी हो या दक्षिणी, सबसे कम प्रकाश पड़ेगा या सौर ऊर्जा मिलेगी। तो दोस्तों, इसके परिणाम स्वरूप तापमान जो है विषुवत वृत्त से, यानी 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो कि बीच में मैंने आपकी बनाई है, यहाँ से विषुवत वृत्त से ध्रुव जो है आपका, एक उत्तरी ध्रुव ऊपर है, एक दक्षिणी ध्रुव नीचे की ओर सामान्यतः घटती जाती है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से यानी ग्राउंड फ्लोर से ऊंचाई की तरफ जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है और तापमान डाउन हो जाता है, यानी घट जाता है। इसलिए पहाड़ियाँ जो हैं गर्मी के मौसम में भी ठंडी रहती हैं। दोस्तों, किसी भी क्षेत्र की वायु का दाब यानी कि वायु का प्रेशर एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करते हैं। वो कितने अक्षांश पर वो शहर स्थित है या समुद्र से उस क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है, इस चीज़ पर निर्भर करते हैं। इसी प्रकार ये तापमान और वर्षा के वितरण को भी प्रभावित करता है। अब देखिए दोस्तों, समुद्र का जलवायु पर समकालीन यानी समान प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है ये प्रभाव भी धीरे धीरे कम होता जाता है एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था दोस्तों कहते हैं, जैसे गर्मी में बहुत अधिक गर्मी लगना, सर्दी में बहुत अधिक ठंड लगना। ओके दोस्तों, अब देखिए, महासागरीय धाराएं जो होती हैं समुद्र तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को भी प्रभावित करती हैं। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि तटीय क्षेत्र में जहाँ गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं
वायु की दशा क्या होता है, समुद्र से तट की ओर हो तब वह तट गर्म होता है और तभी वह तट ठंडा हो जाता है। यानी कि समुद्र की धाराओं के अकॉर्डिंग तट गर्म भी होता है, जब धारा रुक जाती है तो वो ठंडा हो जाता है। ओके दोस्तों, गर्म ठंडा होने का जो सिस्टम है वो समुद्र की जलधाराओं के अकॉर्डिंग चलता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए जलवायु नियंत्रण में ही आगे देखते हैं। विश्व के जो अधिकतर मरुस्थल हैं उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर क्यों स्थित हैं? ये प्रश्न आप सभी लोगों से आपकी एनसीईआरटी की बुक करती है। तो पहले तो इस प्रश्न का उत्तर आप देने की कोशिश कीजिए। अगर आप ना बता पाए तो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, विश्व के अधिकतर जितने भी मरुस्थल हैं वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर स्थित हैं, क्योंकि वहाँ इस चीज़ के दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण बता दूं आपको, पूरब में बहने वाली व्यापारिक पवनें जो हैं अपनी नमी महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर ही छोड़ देती हैं और पश्चिमी किनारों तक पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाती हैं, जिससे वह वर्षा नहीं हो पाती है। पहला कारण तो ये है। दूसरा, पश्चिमी तटों पर ठंडी महासागरीय धाराएं हवा को स्थिर करके बादल बनने से रोकती हैं, जिससे शुष्क परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। ओके दोस्तों, दोनों कारण यहाँ मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। देखिए, किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे जैसे समतल भागों से ऊंचे स्थानों की ओर जाएंगे तो वहां पर आपकी जलवायु प्रभावित होगी। आप देखिए, ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को रोकते हैं, अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वर्षा लाने वाली वायु के रास्ते को रोकने में सक्षम हो तो ये क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। यानी कि जब पर्वतों से बादल टकराएंगे तो ऑटोमेटिकली वर्षा होगी। पर्वतों के विमनमुखी ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। ओके दोस्तों, जो पर्वत ऐसे हैं जो बादलों को टकराने से नहीं रोक सकते तो वहाँ पर आपकी वर्षा नहीं होती है, वो क्षेत्र अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। अब देखिए, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? सबसे पहला, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत मैं आपको बताऊं अक्षांश। जो मैं आपको बता चुका हूँ, विषुवत रेखा के दोनों ओर आपके अक्षांश स्थित हैं। 0 डिग्री से लेकर के आप यहाँ तक चलेंगे, अक्षांश ही अक्षांश है आपके, ऐसे उत्तर की ओर ऐसे दक्षिण की ओर। अब देखिए, कर्क वृत्त यानी कर्क रेखा के मध्य पश्चिम में कच्छ के रन से लेकर पूर्व में मिजोरम। अब इसे मैप में ही डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ। देखिए, कच्छ की रन आपकी गुजरात में स्थित है यहाँ पश्चिम में, और मिजोरम आपका यहाँ स्थित है पूरब में। तो कच्छ की रन से लेकर पूरब में आपकी कर्क रेखा स्थित है। इसका मान है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इसके ऊपर आपका उपोष्ण कटिबंधीय है और नीचे उष्ण कटिबंधीय आपका है जलवायु। तो देखिए, यहाँ आपको जो एनसीईआरटी बताना चाहती है वो ये बताना चाहती है कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित जो शेष भाग है वो उपोष्ण कटिबंधीय है, आपकी जलवायु के अंतर्गत आता है। और नीचे का जो भाग है, ऊपर का भाग तो उष्णकटिबंधीय है और नीचे का भाग उपोष्णकटिबंधीय है। इसलिए भारत की जलवायु में आपकी दोनों चीज़ें देखने को मिलती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, दोनों की विशेषताएं इसके अंतर्गत शामिल हैं। आप यहाँ पर मैंने मैप लगाया है, उसे भी अच्छे से देख सकते हैं। मैप में मैंने ऊपर दिखाया है जलवायु को उपोष्णकटिबंधीय आपकी जो कि उत्तर की तरफ ऊपर की तरफ है, और नीचे की तरफ आप देखना चाहेंगे तो जलवायु आपकी उष्णकटिबंधीय जो कि आपके दक्षिण की तरफ देखने को मिल रही है। भारत में दोनों जलवायु का समावेश आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, ऊंचाई, दूसरा कारण क्या है? ऊंचाई। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, आप मैप में देख सकते हैं। भारत के उत्तरी दिशा में हिमालय पर्वत है, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से, जो एशिया महाद्वीप है वहां से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोक देता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है, क्योंकि मध्य एशिया में ठंड ज़्यादा पड़ती है और मध्य एशिया की तुलना में भारत में ठंड कम इसलिए पड़ती है क्योंकि वो जो है हमारा हिमालय पर्वत ठंडी हवाओं को रोक देता है। भारत का तटीय क्षेत्र की अगर बात करें पूर्वी और पश्चिमी, तो भारत तटीय क्षेत्र विशाल है, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, जो अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। अब तीसरा जो फैक्ट है वो है आपका वायुदाब एवं पवनें। देखिए, भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाला इंपॉर्टेंट फैक्टर वायुदाब एवं पवनें भी हैं। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित हैं, जैसे कि आपका वायुदाब एवं धरातली पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण,
पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो इन्हें मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या है, भारत में मौसमी वायु दाब एवं पवनें महत्वपूर्ण हैं। जो सर्दियों में हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल के उत्तर में उच्च दाब और गर्मी में आंतरिक एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत में निम्न दाब के कारण बनती हैं। ओके दोस्तों, इस बात को आप समझ गए होंगे किसके कारण बनती हैं, उच्च दाब और आपकी गर्मियों में आंतरिक एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत में निम्न दाब के कारण बनती हैं। एक चीज़ यहीं पर बता दूं, सर्दियों में ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण की ओर बहती हैं, जबकि गर्मियों में हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र में नमी युक्त हवाएं, जिन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं, भारत की ओर बढ़ता है या बहती है और बारिश लाती हैं। अब बात करें ऊपरी वायु परिसंचरण की, तो भारत में ऊपरी वायु परिसंचरण मुख्य रूप से जेट स्ट्रीम द्वारा संचालित होती हैं। जो ऊपरी वायुमंडल में तेजी से बहने वाली हवा की धाराएं, और इसकी जो स्पीड है दोस्तों, इसकी स्पीड भी काफ़ी है। यह धारा अपनी 1200 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। इसकी स्पीड की अगर बात करें तो इनकी स्पीड गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अब तीसरे पॉइंट की बात करें अपने की, देखिए पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। देखिए यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान हैं, जो सर्दियों में उत्तरी पश्चिमी भारत में बारिश और बर्फबारी लाते हैं। ओके दोस्तों, देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर और नवंबर के महीनों में आते हैं। गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय महासागर पर विकसित होते हैं और मुख्य रूप से भारत के तटीय क्षेत्रों में, जो मैंने आपको बताया पूर्वी तट और पश्चिमी तट, तो मुख्य रूप से भारत के तटीय क्षेत्र में भारी बारिश, तेज हवाएं और तूफानी लहरों का कारण यही बनते हैं। अब एक अच्छी चीज़ दी गई है, कोरियालिस बल। कोरियालिस बल के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, पृथ्वी के घूर्णन, जो पृथ्वी हमारी घूमती है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। इस बल के कारण क्या होता है, पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी यानी कि राइट साइड और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इस चीज़ को फेरेल का नियम कहा जाता है, जिसका मैंने यहाँ पर चित्र भी लगाया है कि वायु जो है किस प्रकार से दाहिनी ओर और आपकी बाईं ओर विक्षेपित हो रही है। अब देखिए जेट धाराएं समझाता हूँ आप लोगों को। जेट धाराएं क्या है, जो अक्षांश है 27 डिग्री अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसके बीच स्थित होती हैं, इसलिए इन्हें उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेट धारा ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष फुल ईयर हिमालय के दक्षिणी दिशा में प्रवाहित होती हैं। इस पश्चिमी प्रवाह के कारण देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य की आवासी गति के साथ ही उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। उम्मीद है दोस्तों आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए मैंने यहाँ पर जेट धारा को समझाने के लिए आपको एक चित्र भी लगाया है, जिससे आप आसानी से जेट धारा को समझ सकें। देखिए ये एक सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति मैं आपको बता चुका हूँ 110 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर के सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत ही अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है। अब देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, जो जेट धारा हैं आपकी, ये आपकी ठंडी और गर्म दोनों के बीच में एक बहुत ही पतली सक्रिय पट्टी है। ओके दोस्तों, इनमें सबसे अधिक स्थिर जो जेट धारा मध्य अक्षांशीय और उपोष्णकटिबंधीय जेट धारा है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों एक पूर्वी जेट धारा और है जिसे उपोष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है। गर्मी के महीने में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में ये धारा प्रवाहित होती है। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रही आपकी जेट धारा से संबंधित मैंने कुछ चित्र लगाए हैं कि धरातली पवनें, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम जो डैश 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 तीर के रूप में आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, आप देख सकते हैं, और उपोष्ण पश्चिमी स्ट्रीम जो है तीर के रूप में आप लोगों को दिख रही है। देखिए ये रहे उपोष्णकटिबंधीय जो यहाँ पर जाती हुई आपको दिख रही हैं। आप उसे मानचित्र में भी अच्छे से दोनों मानचित्रों में देख सकते हैं।
देखिए दोस्तों, जेट धारा जेट स्ट्रीम वायुमंडल के ऊपर पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली तेज और सक्रिय हवा की धाराएं, ये मैं आपको बता चुका। और दोस्तों, ये चित्र लगाया था मैंने यहाँ पर पीछे की ओर। इसमें मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि ये हवाएं गर्म और ठंडी वायु राशियों के बीच तापमान के बड़े अंतर के कारण बनती हैं। किसके कारण बनती हैं? देखो, ये आपकी गर्म हो गई, ये आपकी ठंडी हो गई, यानी कि ऊपर की ओर आपकी ठंडी हवा और नीचे की ओर गर्म हवा। तो गर्म एवं ठंडी वायु राशियों के बीच तापमान के बड़े अंतर के कारण आपकी जेट स्ट्रीम बनती है। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग जेट स्ट्रीम को अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बस इतनी ही, क्योंकि हमने आपके जलवायु के अध्याय को 2 पार्टों में विभाजित कर दिया है। आज का हमारा अध्याय समरी का पोर्शन जलवायु का आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। कल फिर मिलते हैं दोस्तों अपनी ऐसी एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।